अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कूलम्ब के हवाले से, जो कि फिजिक्स सेकेंड ईयर कोर्स की चैप्टर नंबर 11 का पहला टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कूलम्ब लॉ किस चीज़ को कहते हैं और मज़ीद जानते हैं कूलम्ब लॉ की डिटेल। तो कूलम्ब लॉ किसे कहते हैं? कूलम्ब लॉ को सबसे पहले जिस साइंसदान ने जो है प्रपोज किया था, उसका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब, ये उसका नाम था। और उसने जो एपरेटस यूज़ किया था, जो सामान यूज़ किया था, उस सामान का नाम क्या था? सामान का नाम था थॉर्न बैलेंस। और उसने जो है ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ए प्रूव किया था कूलम्ब लॉ। ठीक है, ए क्या किया था? ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो प्रूव किया था। तो जो हमारे पास लॉज होते हैं, जो हमारे पास फिजिक्स में लॉज होते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में लॉज होते हैं, तो सबसे पहले इनकी जो है इंट्रोडक्शन होती हैं कि लॉ जो है हमें किस चीज़ के मुतल्लिक मालूमात फराहम करता है। तो कूलम्ब लॉ की इंट्रोडक्शन कुछ यूँ है कि हमें टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स, के जो हमारे पास फोर्स हैं, नेचर में जो हमारे पास फोर्स हैं, इस फोर्स की नेचर क्या है, इस फोर्स की नौइयत क्या है। यानी फोर्स जो है, क्योंकि फोर्स बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव भी हैं, अट्रैक्टिव भी हैं और रिपल्सिव भी हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव हो तो यहाँ पे मैंने अट्रैक्टिव रिपल्सिव लिखना था, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है। अट्रैक्टिव यहाँ पे रिपल्सिव। ठीक है, कि फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, तो ये इस चीज़ के मुतल्लिक हमें जानकारी देता है। इसके अलावा जो हमारे पास कूलम्ब लॉ है, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड, फोर्स की जो अमाउंट है, इस अमाउंट के मुतल्लिक भी जो है हमें जानकारी देता है। इसके अलावा अगर आप लोग ये भी जान ले, इट आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन फोर्स। ठीक है, एक फोर्स की डायरेक्शन के बारे में भी हमें जानकारी देता है। कैसे देता है वो सारा डिटेल मैं लास्ट में समझाता हूँ। पहले अब आते हैं कूलम्ब लॉ की स्टेटमेंट की तरफ। तो कूलम्ब लॉ को डिफाइन कुछ इस तरह किया जाता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन व्हाट, बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of magnitude of charges and is inversely proportional to the square of the distance between them। यानी जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स दो चार्जेस के दरमियान और द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान जो है के दरमियान उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हमारे पास दो चार्जेस हैं, कुछ कूलम्ब के चार्जेस पड़े हुए हैं, तो उन कूलम्ब के चार्जेस के आसिले ज़रब के जो है रास तनासुब हैं, क्या कूलम्ब फोर्स। और यही कूलम्ब फोर्स उन चार्जेस के बीच जो फासला है उनके स्क्वायर के अक्स तनासुब हैं। उनके स्क्वायर के क्या है? उनके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो ये कूलम्ब लॉ की स्टेटमेंट थी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर
यानी जितने हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास कुल फोर्स की अमाउंट ज़्यादा होगी, और जितनी हमारे पास स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कम होगी उतनी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने कम का इसलिए कहा और यहाँ पे ज़्यादा का इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे रिलेशन इनवर्स है, ठीक है, और यहाँ पे जो है रिलेशन डायरेक्ट है। अब इसके बाद हम चलते हैं कूलम लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में जानते हैं। अभी हमने जो बात स्टेटमेंट में की हम वही बात जो है लागू करते हैं यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म पर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ये प्रोडक्ट है उनके बीच, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, क्यू जो है हमारे पास चार्ज को शो करता है, and this force of attraction or repulsion is inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। अब जब हम इन रिलेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन जाता है। अब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके इक्वेशन बनाते हैं तो हम कुछ यूँ करते हैं कि बीच में जो है हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको जो है के से डिनोट किया जाता है, और इसको जो है कूलम्स कांस्टेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कूलम्स कांस्टेंट कहा जाता है। अब हम जानते हैं कूलम्स कांस्टेंट के हवाले से, तो जो हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है इसको जो है जब हम स्प्लिट करते हैं तो ए बराबर होता है 1/4 पाई, और इसको जो है कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एप्सिलॉन है और इस साइन को जो है नॉट कहा जाता है, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बन जाता है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसको जो है एक इक्वेशन के थ्रू दिया गया है कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है इसको जो है हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, जबकि जो नोमिनेटर में हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम या परमिटिविटी ऑफ मीडिया, मटेरियल मीडिया कहते हैं, जबकि ये को तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसको जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो ये हमारे पास के की जो है ओवरऑल इक्वेशन है, और के की जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो है 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9। अब हम चलते हैं मजीद कूलम्स लॉ के मुतालिक तफसीलात जानने तक, ठीक है। अब हम जानते हैं कूलम्स लॉ में जो हमारे पास फोर्स हैं वैक्यूम में और जो फोर्स है मटेरियल मीडिया में, इनके मुतालिक कि इनके दरमियान हमारे पास कौन सा रिलेशन है और इनकी जो इक्वेशंस हैं वो किस तरह हैं। तो हमारे पास जो कूलम्स लॉ है, एक्चुअली जो हमारे पास कूलम्स लॉ का एक्चुअल इक्वेशन था दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वो हमारे पास वैक्यूम वाला था, जो कि अभी मैंने लिखा V का मतलब F वैक्यूम हो, तो ये K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर वेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आता है क्योंकि ए जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, तो यहाँ पे हमारे साथ एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ की इक्वेशन है फ्री स्पेस के लिए। अब कूलम लॉ की इक्वेशन हम मटेरियल मीडिया के लिए जानेंगे कि मटेरियल मीडिया के लिए कूलम लॉ की इक्वेशन किस तरह है। तो एम फॉर मीडियम या फॉर मटेरियल मीडियम
Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये भी एग्जैक्ट उसी टाइप का है, लेकिन फर्क सिर्फ के में है कि यहाँ पे 1/4 बाई एप्सिलॉन है, जबकि यहाँ पे 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट का मैंने पहले कहा था कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, ऑफ फ्री स्पेस है, लेकिन एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ठीक है, बाकी तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब पिछले जो स्टेप्स मैंने किए थे, एक रिलेशन वहां पे मैंने लिखा था और अभी भी लिखा है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब अगर इक्वेशन नंबर 2 में हम इस रिलेशन को पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस यू बन जाएगा कि एप्सिलॉन की जगह हमारे पास एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर आएंगे, बाकी वही सेम ही रहेगा। अब इसको मजीद स्प्लिट करते हैं, 1 और एप्सिलॉन आर सेपरेटली लिखते हैं, जबकि बाकी का पोर्शन हम सेपरेट लिखते हैं। अब अगर इसको देखा जाए 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्या ये हमारे पास एफ बी के बराबर नहीं है? आप देखिए इसको जरा, इन दोनों को आप मैच करें तो क्या ये एफ बी के बराबर नहीं है? एफ बी के बराबर है। तो जब ये एफ बी के बराबर है तो क्या मैं इसकी जगह एफ बी पुट कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं इसकी जगह एफ बी पुट कर सकता हूँ। तो 1 और एप्सिलॉन आर इंटू एफ बी या एफ एम इज इक्वल टू एफ बी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, विच इज आवर डिजायर्ड, विच इज आवर फाइनल इक्वेशन एंड विच इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स इन मटेरियल मीडिया एंड द फोर्स इन वैक्यूम। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ फोर्स इन मटेरियल मीडियम गिव्स अस रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है हमारे पास दो चीज़ों का रेशो बन चुकी है, और जो भी चीज़ हमारे पास रेशो बनती है वो डायमेंशन लेस होता है, वो यूनिट लेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर जो है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रेशो बन रही हैं, ये रेशो बन रही हैं दो सेम थिंग्स के दरमियान जो है रिलेशन दे रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है एप्सिलॉन मटेरियल मीडिया का ऊपर है और जो वैक्यूम का है वो नीचे है, लेकिन यहाँ पे जो वैक्यूम वाला है वो ऊपर है और मटेरियल मीडिया वो नीचे है, क्योंकि हमारे पास एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट और फोर्स के दरमियान भी जो रिलेशन है वो भी इनवर्स है, इसलिए यहाँ पे जो है डिफरेंस आ रहा है। तो ये थे रिलेशन बिटवीन फोर्स इन मटेरियल मीडिया एंड दैट इज ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। ठीक है, अब हम चलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। ठीक है, अब हम आते हैं कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म की तरफ। तो कूलम लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में हमारे पास कुछ इस तरह है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर आर। इसको जो है यूनिट वेक्टर कहते हैं, जिसके जो है हेड पे एक इस तरह का सिंबल होता है जिसको हेड कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास कूलम लॉ की क्या है, कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म है, या इस को जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो यहाँ पे जो है ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये हमारे पास आर एक्चुअल वेक्टर है। हमारे पास एक वेक्टर जो होता है ना, ये किस चीज के बराबर होता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इसकी वैल्यू पुट की है, हमने जो है इस तरह लिखा है आर हेट इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है। तो अब
अगर हम इस r की जगह जो है a पुट कर ले तो यहाँ न्यूमरेटर में r आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर में r स्क्वायर के साथ एक और r आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, a r क्यूब बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म है और ये भी हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म है, किस चीज का, कूलम्ब्स लॉ का। अब आप लोग यहाँ पर जो है एक रिलेशन देखते होंगे कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 या FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। तो ये हमारे पास इन केस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ भी होता है और इन केस ऑफ कूलम्स लॉ भी होता है। लेकिन in case of Newton third law, the force is acting on the body. Force acts on masses. Where in case of Coulomb's law, these forces acts on charges. तो लेकिन अलगरज बात यह है कि हम किस तरह जो है इनको इक्वल कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रूफ मौजूद है। हम लिखते हैं कि F12 is the force exerted by body 2 on charge 2 on charge 1। ठीक है, तो जो फोर्स हमारे पास चार्ज 2 Q2 Q1 पे एक्सर्ट करता है वो कुछ इस तरह है। लेकिन याद रहे यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ नंबर्स होगा वो यहाँ पे उसके रिवर्स होगा। तो सवाल बनता है क्यों, क्योंकि हम जो है रूल्स के मुताबिक जो फोर्स हमारे पास दूसरी चार्ज एक्सर्ट करती हैं उसको जो है हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, और ये जो है हम इसे ऑर्डर में लिखते हैं, वही ऑर्डर में जो कि जो सा बॉडी या जो सा चार्ज एक्सर्ट करता है हम रेडियस को जो है उसी के हिसाब से लेते हैं। तो इसलिए ये रिवर्स आ जाता है एक दूसरे के, ये ऑर्डर के खिलाफ है जबकि ऑर्डर में ही लिखा जाता है। जबकि F21 is the force exerted by charge 2 charge 1 on charge 2, लेकिन R जो है वही के वही ऑर्डर में ही लिखा जाएगा। अब ये तो हमारे पास दो फोर्सेस हो गए। अब ये जो है आप देख सकते हैं हमारे पास कि F12 में भी के है F21 में भी के है, ये तो बराबर है दोनों का। Q1 Q2 का प्रोडक्ट जब यहाँ पे जितना आएगा यहाँ पे भी वही चार्जेस है तो यहाँ पे उनका प्रोडक्ट सेम ही होगा। यहाँ पे जितना डिस्टेंस है वहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि एक फोर्स वन चार्ज एक्सर्ट करता है तो ये दूसरा एक्सर्ट करता है। दो चार्जेस हैं, दो मुख्तलिफ चार्जेस हैं, तो दोनों का जो है फोर्स इनके हिसाब से जो है इक्वल होगा। लेकिन बात सिर्फ रहती है यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर की भी बात बिल्कुल सीधी सादी है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है 1। तो दोनों यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होगी और 1 जो है मतलब है 1 इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड में दोनों यूनिट वेक्टर्स वो बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होगी, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन को शो करता है। जो एक बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसकी डायरेक्शन एक तरफ होगा तो दूसरी की डायरेक्शन दूसरी तरफ होगा। ठीक है, तो अगर हम 1-2 की जगह -R21 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले, या अगर इसको जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके अगर आप इसको पुट कर ले या इसको पुट कर ले दोनों एक ही बात है। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ u बन जाता है -R21। तो हम माइनस को इसके पहले ले आते हैं, तो जो k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R21 रह जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल टर्म है ये किस चीज के बराबर है, ये जो है F12 के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह हम F12 लगाएंगे और हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि F12 इज इक्वल टू -F21। सो दैट्स द होल
प्रोसेस इस तरह भी हम लिख सकते हैं अगर आप लोगों को कोई शक हो तो F12 is equal to minus F21. That's all about Coulomb's law. So hopefully you will like this video. Stay with us for uploading and watching such an amazing videos. Assalam.